हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अभिषेक कुमार में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान देंगे। उनका जो ये टॉपिक चल रहा है वो निर्देशांक ज्यामिति का है और निर्देशांक ज्यामिति का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है और ये तीसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट में हम निर्देशांक ज्यामिति से जो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में उसको हम सॉल्व करना बता रहे थे। पहले वीडियो में बेटा जितने भी पॉइंट थे उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, आप लोग जाके वहां से पढ़िए। जब तक आपको डिटेल नहीं पता रहेगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पहले वीडियो को जाके देखिए और यहाँ से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे थे। तो आपके सामने ये बोर्ड पे लिखा दिखाई दे रहा होगा, ये 3 क्वेश्चन लिखा गया, तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन इसलिए पहले लिखा गया बेटा कि समय अधिक ना लगे, क्योंकि ज़्यादा समय लगने से वो जो है वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है। आप जहाँ तक सोचेंगे छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और भले 5 से 4 वीडियो, 4 से 5 वीडियो या 6 वीडियो लगे बनाने में, लेकिन किसी भी पार्ट को 5 से 6 वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा, वो भी समय ज़्यादा न लेते हुए। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा गया है और इस क्वेश्चन को हम भली बात ही जानते भी हैं। क्यों? क्योंकि 2 वीडियो इसके पहले जो है अपलोड हो चुका है, उसमें जो है बताया गया था। लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे आपके सामने लिखा गया है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी 17 है। आपको सवाल में सब कुछ दे दिया है बेटा। ये जो पॉइंट है वो x1 और y1 और ये x2 और ये y2 और इनके बीच की जो दूरी है वो भी दे दिया है 17। अब कह रहा है कि ये बताइए ये कथन सत्य है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो निकला है वो 17 सत्य है या असत्य है। और अगला ऑप्शन दिया है कह नहीं सकते और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तब इसका जब तक आप जांच नहीं करोगे तब तक ऐसे डायरेक्ट तो बताओगे नहीं बेटा। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। क्या होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र? क्या होता है? डी बराबर बेटा क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है ना। अब इस फार्मूले में आपको डी का मान निकालना है, डी को जांच करना है। सब पॉइंट दिया गया है और डी का भी मान दिया गया, लेकिन हम उसको जांच करेंगे। देखो ये 17 आता है कि नहीं आता है। x2 की वैल्यू क्या है बेटा, -12 और -12 फिर -5 का होल स्क्वायर फिर प्लस। अगला पॉइंट आपका है 0। क्या है? 0 -0 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब y2 की वैल्यू भी 0 है और y1 की वैल्यू भी 0 है, तो 0 का वर्ग करोगे तो 0 ही आएगा। अच्छा बेटा, अब यहां से समझ में ये आ गया कि डी बराबर क्या आया, अंडर रूट में माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 17 का स्क्वायर -17 का स्क्वायर। अब 17 का वर्ग करोगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में, या आप -17 का स्क्वायर लिखा गया तो आप -17 गुणे -17 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी हो सकता है। या नहीं भी हो रहा है तो -17 का जो है बेटा आप स्क्वायर करो। -17 का जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करते समय ध्यान दोगे तो 17 का वर्ग क्या होता है, 200। 17 का वर्ग कितना होता है बेटा, 289। -17 का जब आप 2 बार गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 289। और 289 को करड़ी से बाहर निकालोगे फिर कितना हो जाएगा बेटा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। कहने मतलब 289 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है। या 17 का वर्ग क्या होता है, 289। वर्ग और वर्गमूल में अंतर होता है बेटा। वर्ग का मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा, और वर्गमूल जो होता है उसको आप जोड़ा, मतलब उसका गुणनखंड निकालोगे, गुणनखंड विधि से जोड़ा बनाओगे, अगर जोड़ा बनेगा तो वो करड़े से बाहर होगा। ठीक है, वर्गमूल निकलता है, मतलब 2 अंक रहता है। जैसे 17 गुणे 17 है तो उसका जोड़ा बनाओगे तो 1 बाहर निकल जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, डी। डी बराबर कितना आया, 17। अब ये कथन हमारा क्या है बेटा, सत्य। तो सत्य वाले को आपको टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है बिंदु 3,4 के मूल बिंदु से दूरी निकालना है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है, बिंदु दिया गया है 3,4 की मूल बिंदु से दूरी। अब सबको पता है बेटा, चतुर्थांश जब आप बनाते हो तो चतुर्थांश में ये जो पॉइंट है, मान लो ये P है, कल्पना करो ये P है
और कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है 3,4, जैसे मान लो कि 3,4 ये जो पॉइंट है ये P और ये क्या है आपका Q। P मूल बिंदु पर क्या होता है, यहाँ पर 0,0 होता है और ये दूसरा मान आपको दिया गया है, तो उसके बीच की दूरी निकालना होता है, तो उसके लिए फार्मूला बताया गया है। तो अगर फार्मूला नहीं पता है तो यहाँ से हम फार्मूला निकाल सकते हैं। तो डी बराबर क्या होगा बेटा, डी बराबर यहाँ x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये करोगे 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, या ऐसे ना करके आप फार्मूले पे जब जाओगे तो फार्मूला क्या कहता है, जैसे कल्पना करो ये मान लो पॉइंट दिया था, पॉइंट मान लो नहीं दिया है, तो p की वैल्यू x1 y1 है और q की वैल्यू x2 y2 है। अब इस सूत्र बता रहे हैं, सिर्फ सूत्र बता रहे हैं, ठीक है। तो सूत्र पे क्या होता है, x2 माइनस x1 का मान क्या है बेटा 0 है मूल बिंदु पे, तो 0 ये इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अब y1 आपका क्या है 0, तो 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से फार्मूला ये निकला बेटा, ये फार्मूला क्या है x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब जो मान दिया है उसी मान का आप होल स्क्वायर करके दोनों मान को जोड़ दो, जो मान आएगा उसी का होल स्क्वायर ये निकल जाएगा, दो मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगी। अब जैसे मूल बिंदु की दूरी आपको निकालना था, जैसे मान लो आपको अब यहाँ पर x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू दिया गया है, x1 और y1 की वैल्यू दिया गया है। अब x1 हमारा क्या है, x1 बराबर आपका क्या है बेटा 0 है और y1 बराबर आपका क्या है 0 है, x2 बराबर आपका क्या है 3 है और y2 बराबर आपका क्या है 4 है। तो फार्मूला d बराबर मूल बिंदु से जब निकालना होता है तो x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर, x1 सब 0 है, जब रखोगे उसका मान 0 हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू क्या है, इसमें मान लो 3 है तो 3 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 4 तो 4 का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर करोगे बेटा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 4 चौक 16, दोनों जोड़ोगे तो हो जाएगा बेटा 25, और 25 को करड़ी से जब बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 5, और 5 इसमें जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो आई बात समझ में, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगे। इस पे जो ऑप्शन है वो क्या आया 5, तो आपको 5 पे टिक लगाना है। अगला ऑप्शन है, अगले ऑप्शन के लिए जगह थोड़ा नीचे जो है कम है, यहाँ बगल पे हम बताते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु के लिए अगर कभी भी आपसे फार्मूला पूछता है तो मूल बिंदु के लिए घबराना नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो फार्मूला बताएगा उसी फार्मूले के बेस पे आप लगाओगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी पहले ही वीडियो में बताया गया है बेटा, अब आपको ध्यान से यहाँ पर देखना होगा। ये आपके सामने क्या है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका क्या है y अक्ष है, ये क्या होता है x डैश अक्ष होता है और ये हमारा क्या होता है y डैश अक्ष होता है। ये चतुर्थांश है। अब चतुर्थांश कार्तीय तल को 4 भागों में विभक्त है और कार्तीय तल का जो चौथा हिस्सा होता है उसे को चतुर्थांश कहते हैं, और चतुर्थांश को 4 भागों में बांटा गया है। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। लेकिन आपको ये नहीं जानना है, अगर ये सब जानना है, ये डिटेल आपको जानना बहुत जरूरी है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, ये पहला वीडियो पड़ा है इसका, आप जाके देख सकते हो। हमको यहाँ क्या निकालना है, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी। आपसे हम पहले दिन ही बताए थे, उस वीडियो में ये बताया गया था अगर x अक्ष की दूरी निकालना हो तो आप कहाँ से निकालते हो, कहाँ से निकालते हो, अगर x अक्ष की दूरी निकालना हो तो आप y अक्ष से इसकी दूरी को नापते हो, किसकी दूरी को, x अक्ष की दूरी को। अगर x अक्ष की दूरी आपको निकालना है तो इस दूरी को कहाँ से नापते हो, y अक्ष से नापते हैं। अगर आपको y अक्ष से निकालना हो, अगर y अक्ष की दूरी निकालना हो तो उसको कहाँ से नापोगे बेटा, x अक्ष से। कहाँ से नापोगे, x अक्ष से। ये आई बात समझ में, कहने का मतलब हमारा ये है, अगर x अक्ष की दूरी आपको निकालना है तो इसकी दूरी जब भी आप नापोगे तो y अक्ष से नापोगे, y अक्ष से। और अगर अगर y अक्ष की दूरी निकालना है तो आप कहाँ से नापोगे, x अक्ष से। तो इसमें देखो x अक्ष आपका पहला क्या है, पहला जो टर्म है ये आगे आपका क्या होता है, भुज होता है, इसके बाद आपका क्या है, कोटि है। तो भुज वाला जो मान है वही y अक्ष से दूरी है। या कहने के लिए आपसे कहा जाए कि अगर मान लो यहाँ पर मान लिखा है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, इधर भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
अब सबसे पहले आप यहाँ से ध्यान दो, मैंने यहाँ से यहाँ तक हम चले हैं तो ये यक्ष वाई अक्ष से चले हैं, भले वाई अक्ष से हमने इस दूरी को नापा है, यक्ष अक्ष की दूरी को हमने वाई अक्ष से नापा है, तो ये पॉइंट क्या आया है 3। और ये जो नीचे से जब ऊपर गए हैं तो ये जो दूरी नापे हैं हम यक्ष अक्ष से नापा गया है, तो आपको यहाँ पर ये जो दूरी है वो 3,4 है, तो ये दूरी है ये वाई अक्ष की दूरी है। अगर वाई अक्ष के लिए पूछता है तो आप एक्स अक्ष वाली दूरी बताओगे, एक्स अक्ष के मान को बताओगे। अगर आपसे एक्स अक्ष वाला पूछता है तो आप वाई अक्ष का बताओगे। आई बात समझ में? कभी भी जैसे ऐसे सवाल दिया है 3,4 की वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी जो है वो एक्स अक्ष वाला है। अगर यहीं पर ये कहता है कि बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी, तो आप वाई वाला बता देते। जब आपको वाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स अक्ष वाला बताना है, जब एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई अक्ष वाला बताना है, एक दूसरे का जस्ट उल्टा। अगर वाई अक्ष की दूरी पूछता है तो आप बताओगे एक्स अक्ष वाला, और एक्स अक्ष वाला पूछता है तो आप बताओगे वाई अक्ष वाला। अब हम चलते हैं अगला सवाल और देखते हैं, इसको रब करते हैं बेटा, आगे चलते हैं। आप लोगों के सामने ये अगला क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं और आगे देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन जो लिखा गया है बेटा, आपसे कह रहा है कि बिंदुओं, क्या कह रहा है कि बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवालों को देखकर बच्चे जो है घबरा जाते हैं, जबकि बहुत ही सिंपल है। आइए इस सवाल को हम समझते हैं। जैसे क्या क्या मान दिया है, सबसे पहले उस मान को आप लिखिए, इसके बाद बड़ी आसानी से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ही लगा है इसमें, जो कि दूरी का मान दिया गया है, और ज़्यादा दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर जो मान है उसको आप लिखिए पहले, इसके बाद बड़ी आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो मान दिया है, ये किसका मान दिया है, x1 का बराबर क्या दिया है बेटा, 2 दिया है, और x2 बराबर क्या दिया है बेटा, आप बताओगे सर 10 दिया है। y1 बराबर क्या दिया है, तो आप बताओगे सर y, और y2 बराबर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे 3। अगर आपसे फार्मूला भी पूछा जाता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। और भी चीजें जो आपको यहाँ पर दिया गया है, d बराबर आपको दिया गया है 10 मात्रक, कहने का मतलब ये जो दूरी का मात्रक है, मतलब दूरी की वैल्यू भी आपको दिया गया है। तो सब मान आपको पता है, लाके इस समीकरण में रख दीजिए, बड़ी आसानी से इस सवाल को आप लगा सकते हो। यहाँ पर d बराबर क्या दिया है बेटा, 10, अब अंडर रूट ऐसे लगा देना है। अब x2 की वैल्यू क्या दिया है, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या दिया है बेटा, 3, और y1 की वैल्यू क्या दिया है, y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस तरफ अंडर रूट है, इस तरफ अंडर रूट नहीं है, तो सबसे पहले जब तक अंडर रूट नहीं हटाओगे तब तक ये सवाल सॉल्व होने वाला नहीं है। तो बेटा जब भी आपको एक तरफ, जब भी अंडर रूट दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ अंडर रूट है एक तरफ अंडर रूट नहीं है, तो आपको क्या कर देना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, ये दिमाग लगाना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो 10 का स्क्वायर, और इधर अंडर रूट में 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। तो जब अंडर रूट होता है बेटा, जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करते हो तो यहाँ से क्या होता है, दोनों पक्षों का जब वर्ग करते हो ये करड़ी हट जाएगी, करड़ी आपकी हट जाएगी, तो यहाँ पर 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 10 दहा में 100, और ये जब करड़ी हटेगी तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? यहाँ से एक स्टेप और बढ़ेगा, 100, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस वाई, कहने मतलब यहाँ जो फार्मूला है ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इसका। तो उसी फार्मूले पे इसको रख देना है। 3 का वर्ग क्या होगा बेटा, 3 त्रिक का 9, कहने मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 तिहाई 6 वाई हो जाएगा, और फिर a बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब यहाँ से भी इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100, 8 का वर्ग होता है बेटा 8 अठाई 64, 9 ऐसे लिखोगे, फिर 6y प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आपको देखने वाली ये बातें हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या लिखा गया है, ये आपको लिखा गया है 100
बराबर 64, फिर आपके सामने लिखा गया +9, फिर -6y और +y², ये लिखा गया। अब सब मान को हम इस तरफ ले जाएंगे, सबको इस तरफ ले जाएंगे, या नहीं ले जा रहे हो तो अभी 100 और 64 को इसको जोड़ोगे तो 9 4 13 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 73 -6y +y², इतना हो गया। आप सबको इस तरफ ले जाओ, तो इस तरफ जब ले जाओगे तो लिखोगे y² -6y +73 -100 बराबर 0। कहने का मतलब ये चीज अगर इधर प्लस है, इस तरफ जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी। बाकी जो सेम मान था उसको हम क्रमवाइज से लिख दिए, बाकी और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब ये हो गया y² -6y प्लस ये 73 को 100 में से घटाओ, 73 को 100 में से जब घटाओगे तो आएगा आपका -27। अब -27 क्यों आया? क्योंकि 100 बड़ा है, 100 की तरफ माइनस लगा है, तो जिस तरफ बड़ा होता है मान उसी तरफ उसका चिन्ह लगता है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर मिटाते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला आप लिख सकते हो, ये -b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b²। अब ये बेटा बन गया y² -6y -27। अब इसका करना होगा आपको गुणनखंड, और गुणनखंड करने का रूल यही होता है कि इस पार्ट को इस प्रकार तोड़ो, 27 को इस प्रकार तोड़ो कि गुणा करो 27 हो जाए, जोड़ो या घटाओ, जितना आपको मिलना चाहिए -6y मिलना चाहिए। इसको आप काटोगे, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 3, ऐसे कट जाएगा ना। अब सब जानते हैं कि 3 3 का 9 होता है, 9 3 27 होता है, और 9 में से 3 घटेगा बेटा तो आपको क्या आएगा, 6y पता मिल जाएगा, 6y आपको मिलेगा। तो आप इतना जानते हो, जब भी इस प्रकार का सवाल आपको मिले गुणनखंड करते समय बड़ा मान आपका माइनस में रहेगा और छोटा मान आपका किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -9y और ये आ गया +3y और -27 बराबर 0। अब 9 में से 3 गया, 6 आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में आ रहा है, और 9 और 3 का गुणा करोगे तो ये 27 आएगा। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 पार्ट बन रहा है, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, y, तो y आप कॉमन लोगे तो y -9 और ये प्लस, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 3, बचा क्या हमारा y -9 बराबर 0। अब जो कोष्टक में, अगर कोष्टक गुणनखंड हमारा तभी सही माना जाएगा जब दोनों दोनों कोष्टक वाला मान आपस में बराबर होंगे। तो ये आ गया y -9, एक कोष्टक वाला ले लीजिए, और एक आ गया y +3 बराबर 0। अब इससे 0 से तुलना कर दीजिए, y +3 बराबर 0, तो y बराबर आ गया बेटा -3, माइनस वाले मान को छोड़ दिया जाता है, सब जानते हैं। y -9 बराबर 0, तो y बराबर आपका आ गया 9, इसी मान को ले लिया जाता है। तो y का मान क्या आ गया बेटा, आपका 9 आ गया। तो इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आप सवाल देखिए कैसे और सवाल आते हैं और उस प्रकार के सवालों को हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक। अब आगे अगला क्वेश्चन लिखा गया है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा गया, और ये क्वेश्चन कह क्या रहा है बेटा उसको पहले देखते हैं। आपके सामने बिंदु ए दिया है जिसका निर्देशांक क्या दिया है, -4, 0 दिया है। बिंदु बी भी दिया है जिसका निर्देशांक 4, 0 है, और बिंदु सी भी आपके सामने लिखा गया है जो कि 0, 3 दिया गया है। एक त्रिभुज के शीर्ष है, अब कैसा त्रिभुज है वही नहीं बताया है, कहने मतलब जितने त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3, और 3 शीर्ष भी होते हैं, सबको पता है। अब शीर्ष पे जितने निर्देशांक हैं सबका मान भी दिया गया है, लेकिन आपसे ये पूछ रहा है त्रिभुज होगा। अब वो त्रिभुज कैसा होगा, आपके सामने ऑप्शन भी दिया है, समकोण त्रिभुज है, विषमद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है। अब बेटा डायरेक्ट आप ऐसे नहीं बता पाओगे कि ये समकोण त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है। अब सबसे पहले चर्चा हम ये करेंगे कि अब ये त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज के हम शीर्षों को लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपना थोड़ा नियम लगाएंगे, और नियम लगाकर हम पता लगा लेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है। आई बात समझ में? तो आइए देखते हैं, ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट ये है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, जिसके निर्देशांक क्रमशः क्या दिए हैं, ए का निर्देशांक 4, 0 दिया है, बी का निर्देशांक ए का निर्देशांक -4, 0, बी का निर्देशांक 4, 0,
और सी का निर्देशांक जो है बेटा वो 0,3 दिया है। अब जब निर्देशांक दिया है तो इनकी बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? जब बीच की दूरी निकालेंगे, अगर इनकी भुजाएं आपस में, सभी भुजाएं आपस में बराबर आ गई तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, या सभी भुजाएं भिन्न भिन्न आ रही हैं तो ये हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर दो भुजा आपस में बराबर आ रही हैं, एक भुजा बराबर नहीं है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है बेटा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है बेटा, उसके सम्मुख दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या अगर उसका पता हो जाए एक मान, समकोण त्रिभुज का पहचानने का सबसे बड़ा नियम यही है कि इसका एक कोण जो होता है, इसका आंतरिक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। अब 90 अंश कोण इसमें दिया ही नहीं गया है, तो आप ये जानो कि समकोण त्रिभुज प्रूफ करते समय ये बातों को ध्यान देना होगा। पाइथागोरस ने बताया था, क्या बताया था भैया, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहने मतलब सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा उसके सम्मुख दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है, तो आप क्या करोगे, ये समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है, एक नहीं होता है बेटा, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में सभी, सम का मतलब सभी, बाहु का मतलब भुजाएं, सभी भुजाएं अगर बराबर आ रही हैं तो आपको बताना है कि समबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी अगर भुजाएं, सब भुजाएं, जितनी भी भुजाएं, चाहे वो भुजा ए बी हो, चाहे भुजा बी सी हो, चाहे भुजा सी ए हो, अगर भिन्न भिन्न आ रही तो वो कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। तो आइए हम जब तक दूरी नहीं निकालेंगे तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि ये समबाहु है कि विषमबाहु है, समद्विबाहु है कि समकोण है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी, फिर आपको क्या निकालना होगा, सी ए के बीच की दूरी। आप सब जानते हो कि सब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसके लिए देखा जाए तो ये क्या है, ये है 4, ये आपका x2 है, और ये क्या है x1, ये बेटा हो जाएगा 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब सब लोग जानते हो कि ये 0 हो गया तो बातें खत्म। ये 4 और 4 का वर्ग क्या होगा 16, और 16 को करड़ी से बाहर निकालोगे बेटा आ गया 4। कहने मतलब ए बी के बीच की दूरी ये क्या आ गया, ये अगर आपसे पूछ की दूरी पूछता है ये कितना आ गया बेटा 4। अब हम चलते हैं BC पे। BC आपके सामने लिखा गया है, यहाँ पर x2 की वैल्यू 0 है, सबको पता है x2 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सबको पता है। यहाँ पर जब इसका वर्ग होगा तो ये माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये क्या आ गया 4 चौक 16 और 3 त्रिक का 9। अब इसको करड़ी से बाहर निकालोगे बेटा ये आ जाएगा आपका ये आपका क्या आ गया 16 9 25, और करड़ी से बाहर आप निकालोगे तो ये आ गया 5। कहने मतलब इनके बीच की दूरी ये आ गया 5। अब हम चलते हैं सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे, किसके बीच की, सी ए की। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है बेटा -4, ये क्या है -4, और x1 की वैल्यू -0, तो 0 का 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बीच में। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस 3, y1 की वैल्यू 3 है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सी ए करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 4 का वर्ग करोगे 0 है तो उसका मतलब को कुछ नहीं निकलेगा, -4 का वर्ग करोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ 3 का वर्ग होगा 3 त्रिक का 9। अब दोनों को जब जोड़ोगे बेटा ये आ गया 16 9 क्या आ गया 25, और 25 को करड़ी से बाहर निकालोगे ये आ गया आपका 5, तो इनके बीच की दूरी क्या आ गया 5। कहने मतलब इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर है, कौन कौन सी, BC बराबर है CA के। तो अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती है वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होता है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर सभी भुजाएं बराबर आएंगी तो समबाहु त्रिभुज, अगर एक भी भुजा बराबर नहीं आएगी तो विषमबाहु त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज निकल गया, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, अगली भुजा नहीं बराबर है, वो आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।